इसके डिफरेंट टाइप्स ही किए थे बस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, देख लेते हैं। ग्राउंड लेयरिंग। फाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड लेयरिंग वी हैव डन। इसके अलावा और भी कुछ होगा शायद। एरियल लेयरिंग, फाइन। एरियल लेयरिंग में हम कुछ बताए थे। एरियल लेयरिंग नेचुरली, हाँ एरियल लेयरिंग हम लोग स्टडी करने वाले थे। फाइन, सो आज 03 लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एरियल लेयरिंग। ओके, सो रिप्रोडक्शन आज तीसरा लेक्चर हो जाएगा। 12 1 3। सो एरियल लेयरिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे उसी पौधे के अंदर जिसका स्टेम बहुत हार्ड होता है, जिसका स्टेम जमीन से बहुत ऊपर प्रेजेंट हो, है ना। जिसका स्टेम हम खींच के लपा के जमीन तक नहीं ला सकते, है ना। इन सच केस वी नीड टू परफॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ लेयरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एरियल लेयरिंग। एरियल लेयरिंग को गुटी भी कहा जाता है। फाइन, लेट्स सी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल लेयरिंग। क्या किया जाता है एरियल लेयरिंग में? कोई भी स्टेम जो 1 से 2 साल पुराना, मतलब इट मस्ट बी 1 to 2 year ओल्ड, फाइन, उसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग। इट मस्ट बी थिकर देन योर थंब, है ना। उसमें से हम लोग रिमूव करते हैं बार्क को। फाइन, बार्क को रिमूव करेंगे। नाउ व्हाट इज बार्क? बार्क क्या होता है? बार्क क्या होता है? बार्क क्या होता है? आउटर लेयर होता है प्लांट का। Okay, the tissues which are present above the vascular cambium is called bark, है ना। तो बार्क को रिमूव करेंगे और वो रिमूव्ड पोर्शन में सोइल डालेंगे, हस्क डालेंगे, काउडंग डालेंगे इन सर्टेन रेशियो। फाइन, उसको कवर कर देंगे इन सच वे दैट कि वहां पे हवा पानी मिलता रहे, वाटर सप्लाई भी देंगे वहां पे। फाइन, वी विल लीव इट फॉर अ मंथ, है ना। क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में रूट जर्मिनेट करेंगे। इफ पॉसिबल वी कैन अप्लाई रूट सेटिंग हार्मोन देयर। फाइन, ओके, वहां पे रूट हो जाएगा। जैसे ही रूट उसमें उत्पन्न हो जाएगा, हम थोड़े से दूर पे काट लेंगे और जहां उसको रोपाई करना चाहते हैं वहां पे उसको रोपाई कर देंगे। सो इन दैट मैनर वी कैन जनरेट अ न्यू प्लांट, फाइन, आउट ऑफ द प्रीवियस वन। चलिए अब मुझे डायग्राम बनाने दीजिए इसके केस में। Is it visible the screen? यस सर। Yes, sir. It can be done in case of herbs, shrubs, trees of tropical and subtropical region। और ध्यान देंगे ये सब प्रैक्टिस करी जाती है बरसात के समय में। फाइन, सो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा था उसी चीज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री, ये 1 year old स्टेम है। फाइन, हमने क्या करा, यहाँ पे बार्क को रिमूव कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, देखेंगे इसको इनलार्ज करके बना रहे हैं।
है ना, इस तरीके से। फाइन, यहां से हमने बार्क को रिमूव कर दिया। फाइन, अब क्या करेंगे, इस रिमूव्ड पोर्शन में हम अप्लाई करेंगे हस्क, मड एंड काउडंग। हस्क डालेंगे, मड एंड काउडंग मिक्सचर डालेंगे। फाइन, in the ratio of 1:2। फाइन, इस रेशियो में डालेंगे। बिसाइड दिस वी कैन एड सम रूट सेटिंग हार्मोन प्लस रूट सेटिंग हार्मोन जैसे कि IBA, इंडोल 3 बिटारिक एसिड, नाफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये हम डाल सकते हैं। यदि इन सभी का प्रयोग करेंगे हम लोग तो रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। फाइन, मतलब बहुत जल्द ही रूट पकड़ लेगा। फाइन, होता क्या है यहाँ पे, here the pericycle and vascular cambium starts promoting adventitious root. Adventitious root. फाइन, ओके, ध्यान देंगे ये जो हमने परफॉर्म कर रहा है, ये जो कवर हमने डाल रखा है यहाँ पे, इट मस्ट नॉट बी एयर टाइट एंड वाटर टाइट। यहाँ पे प्रॉपर एरिएशन होना जरूरी है, पानी का भी आना जाना जरूरी। ओके, सो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे वाटर ऑल्सो, ताकि भूलो ना। फाइन, चलिए जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर कहने का मतलब कि जैसे ही इसमें से रूट निकलना शुरू हो जाएगा 20-25 दिन बाद, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से काट लेंगे, है ना। यहाँ से हम कट लगाएंगे और जहां प्रोपगेट करना चाहते हैं, किसी भी सॉइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। ओके, फाइन, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। कहाँ कहाँ पर ये फिनोमेनन प्रैक्टिस करी जाती है वाइडली, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, है ना, जहाँ पे ये परफॉर्म करी जाती है, दैट इज लीची, लेमन, ऑरेंज में, क्रेप में, पोमग्रेनेट में, चाइना रोज में। लोग PC लोग ऑन टू पर्सनल कंप्यूटर, ये शॉर्टकट तरीका याद करने का, ठीक ना। सो सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस करी जाती है लीची में, ध्यान देंगे। कमर्शियल लेवल पे करा जाता है लीची में। ओके, वन मोर थिंग, इसको हम लोग गोटी भी कहते हैं। एरियल लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज गोटी। एरियल लेयरिंग is also called GOOT, गोटी। फाइन, कुछ डाउट, एनीथिंग, कुछ पूछना चाहेंगे? गुड्डी का स्पेलिंग क्या लिखा है? GOOTTE। फिर से लिखते हैं, GOOTTE। फाइन, shall I move? Yes, गोटी का, सर हाँ डबल टी होगा या सिंगल? हाँ हाँ, पढ़न, व्हाट यू सेइंग बॉय? सर सिंगल टी ना होगा?
नहीं, सिंगल टी नहीं, डबल टी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक तो टी, दो टी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ यू वांट टू मेंशन सिंगल टी यू कैन GOOTEE। चलो सिंगल टी ही कर लेते हैं। देख पा रहे हो, इस तरीके से हम लोग बार क्रिएट करेंगे, बार को रिमूव करेंगे इस तरीके से। फाइन, इस तरीके से रिमूव हो गया। फिर यहाँ पे हम सोइल लगाएंगे, हस्क लगाएंगे, छोड़ देंगे, तो कुछ इस तरीके से रूट जर्मिनेट कर जाएगा। देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे से काट लेंगे और काटने के बाद जहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं। फाइन, चलिए 50 हटा दे रहे हैं। फाइन, डन। शैल आई मूव नाउ? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। है ना, ग्राफ्टिंग एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक स्ट्रैटेजी है ना, एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग पौधे को ग्रो करवाने का, है ना। चूंकि ये एक पौधा का पार्ट कहीं दूसरे जगह भी ग्रो कर पा रहा है, फाइन, इसलिए इसको हम लोग रिप्रोडक्शन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। फाइन, सो ग्राफ्टिंग करा जाता है उसी पौधे में जिसके पास यूस्टेलिक स्टेम होते हैं। यूस्टेलिक स्टेम होते हैं। यूस्टेलिक स्टेम मींस stem possessing vascular bundle arranged in ring, performed in यूस्टेलिक स्टेम। ठीक ना, यूस्टेलिक स्टेम कहने का मतलब होता है प्लांट विद वास्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग, वास्कुलर बंडल इन रिंग फॉर्म। फाइन, तो चलिए सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग two genetically different plant on a single plant body, है ना, विदाउट मिक्सिंग द जेनेटिक कैरेक्टर्स, ये भी ध्यान देंगे, विदाउट मिक्सिंग द जेनेटिक ट्रेट। है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पे बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ग्राफ्टिंग के दौरान क्या दो पौधे को जो हमने ले रखा है वो दोनों मिक्स होके कोई तीसरा पौधा बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों पौधे अपने आइडेंटिटी को रिजर्व रखेंगे, मिक्स नहीं होना है। फाइन, सो हाउ इट इज डन, लेट मी से दिस इज ग्राउंड। यहाँ पे मान के चलिए एक पौधा है, ये रहा, है ना, ये मजे से यहाँ पे खा रहा है, खेल रहा है, बढ़िया से रिप्रोडक्शन कर रहा है मजे से, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। ये उसका रूट है, ये इसका रूट है। फाइन, दिक्कत तो है, कुछ तो दिक्कत जरूर होगा। फाइन, कुछ तो दिक्कत ये है कि इसका जो शूट है वो सुपीरियर है, शूट सुपीरियर है, शूट इज सुपीरियर, बट इसका रूट इंफीरियर है, रूट इज इंफीरियर। क्या समझ पा रहे हो इससे? रूट इंफीरियर कहने का मतलब कि रूट इतना अच्छे से इस पौधे को पकड़ के नहीं रख रहा है, रूट जो मटेरियल्स एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहा है।
फाइन। सो तो हम चाहते हैं कि इसके स्टेम को काट के किसी ऐसे पौधे पे लाइगेट कर दे, जोड़ दे, है ना, जिसका रूट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो, है ना, जो वाटर एंड मिनरल्स को बहुत ही इफिशिएंटली एब्जॉर्ब करके शूट तक पहुंचा दे। फाइन। सो ये हो गया फर्स्ट प्लांट, ये प्लांट 1 है। प्लांट 2 का कंडीशन देखते हैं क्या है। प्लांट 2 का कंडीशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। जस्ट ऑपोजिट मींस इट हैज superior root system. Yes, superior root system but inferior shoot system. फाइन। तो हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पे, हम ये करना चाहेंगे कि ये सुपीरियर जो शूट है इसको कट करेंगे यहाँ से और ट्रांसफर कर देंगे इसके ऊपर बाय रिमूविंग दिस, है ना, इसको हटा के फेंक देंगे, इंफीरियर शूट को हटा के फेंक देंगे और सुपीरियर शूट को यहाँ पे लाइगेट कर देंगे, जुड़वा देंगे। फाइन। सो हाउ इट इज डन। The shoot of plant B, यहाँ पे मैं B कर दे रहा हूँ, इसको A कर दे रहा हूँ। The shoot of plant B is removed and the shoot from plant A is made to ligate, ligate मतलब जोड़ना, over superior root plant. फाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, दिस इज सुपीरियर रूट वाला एरिया, सुपीरियर रूट वाला पौधा, सुपीरियर रूट है ये। फाइन। कोशिश करते हैं कि इसमें जितने भी पत्ते वगैरह है सबको हटा दे, हम डिफोलिएट कर दे, है ना, स्टेम दूसरे ब्रांचेस वगैरह है तो उसको भी डिफोलिएट कर दे, कोशिश करते हैं। फाइन। और इसके ऊपर हमने क्या लाइगेट करा है, यस, इसके ऊपर हमने लाइगेट कर रखा है दूसरा स्टेम को जो हम बगल से पा रखे हैं। फाइन। इसका भी हमने पत्ता को डिफोलिएट कर दिया है। फाइन। और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसको लाइगेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग टेप, है ना, ग्राफ्टिंग टेप से इसको बंद कर देंगे। है ना, ग्राफ्टिंग टेप से इसको कवर कर देते हैं। फाइन। ओके। सो द सुपीरियर रूट पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टॉक। Now superior shoot and superior root is growing on a single body. Fine. यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, जो लोअर पोर्शन है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है स्टॉक, और ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग सियोन और सिकोन कहेंगे। ठीक है। फाइन। फर्दर यदि स्टॉक वाले पोर्शन से भी ब्रांचिंग हो रही है तो वो स्टॉक वाला प्रकार का फल ग्रो उभारेगा, दिखाएगा। फ्लावर मान के चलिए कि हमने बड़ा लेमन और छोटा लेमन का ग्राफ्टिंग करा, नीचे वाला स्ट्रक्चर बड़ा लेमन का है तो वहां पे बड़ा लेमन फरेगा, ऊपर छोटा लेमन का है तो उसमें छोटे लेमन पकड़ेंगे। फाइन। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा ब्रांच इमर्ज हो जाएगा इन दोनों के बीच से और वहां पे इंटरमीडिएट साइज के लेमन क्रिएट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फाइन, ऐसा नहीं होता है। So, shall I move? Shall I move? Yes, sir. Now we'll see types of layering. Sorry.
ग्राफ्टिंग, फाइन। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग में देखेंगे हम लोग वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, फाइन। और ये भी बताएंगे कि ये सब ग्राफ्टिंग टाइप्स किस केस में परफॉर्म करी जाती है। वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, अप्रोच, and at the last bird grafting। चलिए एक एक करके देखते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, स्टॉक और सियोन में हम इस तरीके से कट लगाएंगे कि दोनों लॉक एंड की के तरह एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे, फाइन। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सियोन, दिस इज सियोन, है ना। इस सियोन में देखेंगे इन, अच्छा वी शेप क्रिएट हो रखा है ना, फाइन। तो स्टॉक पे भी हम एग्जैक्ट इसी तरीके का ग्रूव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से, फाइन। इस तरीके से, दिस इज स्टॉक, फाइन। तो यहाँ पे होना क्या है, दिस विल एग्जैक्टली फिक्स इन इट, फाइन, एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाएगा। हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक और सियोन दोनों का डायामीटर सेम होता है, डायामीटर ऑफ स्टॉक एंड सियोन इज सेम, है ना, बराबर रहेगा, इक्वल रहना है, इक्वल। सो यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से बन के आएगा। इस तरीके से, फाइन। और इसको हमने बंद कर रखा है क्राफ्टिंग टेप से, फाइन। इस तरीके से सियोन स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, सेम करेंगे, लेकिन ये इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सिंगल ग्रुप वी क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स, दांत की तरह, फाइन, या फिर स्लैंट। चलिए बनाते चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सियोन पोर्शन, तो सियोन में कुछ इस तरीके से स्लैंट कट क्रिएट करेंगे, और सेम एग्जैक्टली कट करेंगे हम लोग स्टॉक में भी, या फिर इस तरीके से, इस तरीके से, फाइन। स्टॉक और सियोन का इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। डायामीटर ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सियोन, है ना, दोनों बराबर होना है, फाइन। आगे देखते हैं।
क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होगा? क्राउन ग्राफ्टिंग में डायामीटर ऑफ stalk is greater than the diameter of scion. Fine. ये देखिए, this is the diameter for stalk. This is stalk. और इस स्टॉक के अंदर हम लोग बहुत सारे इस तरीके से ग्रूव क्रिएट करवा देते हैं और इन्हीं ग्रूव्स में हम लोग अपने छोटे छोटे स्टॉक्स को इंसर्ट करवा रखे हैं, है ना। तो एक क्राउन का तरह, मुकुट का तरह स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसलिए इस प्रकार के ग्राफ्टिंग को हम लोग कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्टॉक रीजन। फाइन, ये स्टॉक है ना। स्टॉक रीजन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पौधा लाएंगे, ये दूसरा पौधा है, मान के चलो ये पॉटेड प्लांट है। फाइन, इस तरीके से, इस तरीके से। फाइन, नाउ व्हाट विल डू, है ना, इसकी कंडीशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि आगे चल के इसको यहाँ से कट लगा देंगे, इसको यहाँ से कट लगा देंगे। फाइन, तो क्या हो जाएगा, ये ए पौधा का स्टॉक हो जाएगा और ये बी पौधा का सियोन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग अप्रोच ग्राफ्टिंग। फाइन, अप्रोच ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट इज बड ग्राफ्टिंग। सबका डायग्राम दिखाऊंगा मैं। इन बड ग्राफ्टिंग व्हाट वी डू, से दिस इज स्टॉक, ये स्टॉक प्लांट है। फाइन, व्हाट वी डू, वी क्रिएट a groove in this manner. We receive a bud from another plant. For example, this is bud, है ना, ये bud है। तो क्या करेंगे, इस बड को भी हम कट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और इसको यहाँ पे आके लाइगेट कर देते हैं। फाइन, तो इसको कहते हैं हम लोग बड ग्राफ्टिंग। सो बड हियर विल एक्ट एज सियोन एंड स्टॉक नीचे वाला ही है। यहाँ पे स्टॉक डायमीटर इज नॉट इक्वल टू सियोन डायमीटर। फाइन, चलिए अब सबका एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। So wedge grafting is practiced in case of lemon, orange. Fine, ये भी आपका लेमन और ऑरेंज में कर सकते हैं। फाइन, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आ रहा हूँ बड ग्राफ्टिंग। तो बड ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन आता है। सो बड ग्राफ्टिंग ज्यादातर करी जाती है एप्पल में, पियर में, रोज में। फाइन, तो चलिए सबका एक डायग्राम मैं दिखा दे रहा हूँ, डिजिटल डायग्राम दिखा रहा हूँ, डिजिटल फोटो दिखा रहे हैं सबका। अप्रोच का दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। ये हो सकता है अप्रोच ग्राफ्टिंग, देख पाए, ये हो सकता है। ये देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अप्रोच ग्राफ्टिंग। ये गॉट, समझ में आया? Yes, sir. ओके फाइन। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम ही दिखाया गया है, इसका प्रैक्टिकल फोटोग्राफ भी अवेलेबल है। इसमें पता चल रहा है क्या, देखो तो।
पता चल रहा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड दोनों जगह देखो जरा पर क्लियर नहीं है इसमें। क्लियर नहीं है ये देखो तो दिखा Yes, sir. है ना ओके ओके नो क्राउन ग्राफ्टिंग ये देखो क्राउन ग्राफ्टिंग क्लियरली दिख रहा है दिख रहा Yes, sir. है ओके फाइन बड ग्राफ्टिंग भी दिखा रहा हूँ इस तरीके से हो सकता है बड ग्राफ्टिंग इज इट विजिबल देख पा रहे हो यस सर। ओके और भी कुछ एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ये कुछ अच्छा एग्जांपल डायग्राम है सॉरी ये भी देखो ये भी एग्जांपल है बड ग्राफ्टिंग का अब क्या बचा टंग ग्राफ्टिंग वेज ग्राफ्टिंग आसान है सस्ता है उसको छोड़ो ये ज्यादा टंग ग्राफ्टिंग वेज ग्राफ्टिंग ये सब आपको मैंगो में भी देखने को मिलता है आम में फाइन चलो ये खत्म होता है यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ्टिंग खत्म नेक्स्ट देखते हैं कटिंग है ना काट के रिप्रोडक्शन करना so we can reproduce the plant leaf by cutting root stem and leaf है ना रूट को काट के हम नया पौधा जर्मिनेट करवा सकते हैं so let me put example on the lemon tamarind blackberry raspberry and duranta जानते हैं फेंस में प्रेजेंट रहता है ये दुरंता पौधा ये है ये पौधा जानते हो do you know this duranta यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके 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 है ना तो इसकी प्रोपगेशन हम स्टेम को काट के भी कर सकते हैं रूट को काट के भी कर सकते हैं फाइन चलिए दूसरा दिखा रहा हूँ मैं स्टेम को काट के प्रोपगेट करने वाले पौधों का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल टी लीफ और टी प्लांट रोज बोगनविलिया देखे हो कि नहीं बोगनविलिया देखे हो यस सर। पिंक फ्लावर होता है। हाँ कांटे लगते हैं उसमें है ना कॉटन भी देखे हो कॉटन Yes, sir. वेरीगेटेड हाँ वेरीगेटेड लीफ होते हैं वेरी गुड कॉफी प्लांट शुगर केन फाइन लीफ का एग्जांपल दे रहा हूँ तो पत्ते को काट के लगा देंगे तो उग जाएगा दैट इज स्नेक प्लांट सांप वाला पौधा ठीक है ना इसका बोटानिकल नाम है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट देखे होंगे आप लोग ये रहा स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया देखे हो जी देखें ये यस सर। Yes, sir.
देखो तो, सर मेरे घर पे है। तुम्हारे घर पे है। देखना सांप ना आ जाए, ठीक है, बच के रहना। चलिए, दिस इज अबाउट द कटिंग। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन छोटा सा टॉपिक है। सी, माइक्रो प्रोपगेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। फाइन, जिसको हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इज वेरी स्मॉल and the number of plantlets generated through this method is many in number. Fine, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं, also known as propagation by plant tissue culture. Plant tissue culture, PTC। आप ग्रेजुएशन करोगे नॉर्मली या फिर मास्टर्स करोगे तो आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सब्जेक्ट का नाम होगा प्लांट टिश्यू कल्चर। फाइन, तो होता क्या है इस पे देखेंगे माइक्रो प्रोपगेशन पे। माइक्रो प्रोपगेशन कहता है कि कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा हो, डाइकोट हो, मोनोकोट हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, एनी पौधा है ना, कोई भी पौधा है, उसका मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लेके, है ना, टिश्यू शब्द यूज कर रहा हूँ ना, मैं पत्ता यूज कर रहा हूँ, ना ही मैं जड़ यूज कर रहा हूँ। आई एम सिंपली यूजिंग टिश्यूज, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का इस्तेमाल करके नया पौधे को जर्मिनेट करवा सकते हैं, नया पौधे को राइज करवा सकते हैं। फाइन, तो इसी मेथड को कहा जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। फाइन, it is the process of generating new plant out of few meristematic tissues। फाइन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का इस्तेमाल करके एक नया पौधा जर्मिनेट करवा पाना, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा पौधा, कुछ भी ले लीजिए, साइनोडोन ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, फाइन, कोई भी एक पौधा ले लीजिए। हमने क्या करा, इस पौधे से छोटा सा पोर्शन हमने लिया है। फाइन, अ स्मॉल टिश्यू, है ना, छोटा सा टिश्यू हमने लिया है। दिस टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज एक्सप्लांट। फाइन, एक्सप्लांट कहेंगे। द स्टार्टिंग मटेरियल, ध्यान देंगे, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर माइक्रो प्रोपगेशन इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट इज एक्सप्लांट, है ना। इसको एक्सप्लांट कहेंगे। व्हाट वी डू, इस एक्सप्लांट को हम बढ़िया से धोएंगे, माइक्रोब फ्री क्रिएट करते हैं, है ना, एंड वी इनोकुलेट दिस ऑन ए मीडियम, ऑन ए मीडियम, कल्चर मीडियम में इसको रख देते हैं। दिस इज कल्चर मीडियम, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कहने का मतलब, कल्चर कहने का मतलब ग्रो करवाना, है ना। मीडिया कहने का मतलब भोजन, ओके। तो ग्रो करवाने वाला भोजन में इसको रख देंगे। फाइन, तो क्या होगा भैया, इसके ऊपर हमने एक्सप्लांट को रख दिया। फाइन, एक्सप्लांट को रख दिया तो एक्सप्लांट इस मीडिया से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। फाइन, और उस न्यूट्रिएंट से रिस्पिरेशन करेगा और अपने अंदर
ग्रोथ करवाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होना है। At this point, this green portion will perform heterotrophic mode of nutrition. Fine, heterotrophic mode of nutrition की तरह काम करेगा यहाँ पे। Okay. कल्चर मीडिया, एक पॉपुलर कल्चर मीडिया का नाम बता रहा हूँ, MS मीडिया, मोरासिग एंड स्कूग मीडिया, है ना। साइंटिस्ट का नाम है मोरासिग एंड स्कूग। साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बैलेंस्ड तरीके से एक मीडिया तैयार किया, एक प्रकार का भोजन तैयार किया जिसमें ऑप्टिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, है ना, हार्मोन्स रहते हैं, एंटीबायोटिक्स रहते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं, आयंस रहते हैं। फाइन, उसको हम लोग कहते हैं मोरासिक एंड स्कूग मीडिया। फाइन, तो हमने क्या करा, इस एक्सप्लांट को हमने इनोकुलेट कर दिया कल्चर मीडिया के ऊपर, INO, इनोकुलेटेड। फाइन, ओके। हमने क्या करा है, इस कल्चर मीडिया के अंदर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन सेम रखा है। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन सेम रखा है। व्हाट हैपन नेक्स्ट हियर? फाइन, कुछ देर बाद हमको देखने को मिलेगा कि इस मीडिया के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या Callus. कहेंगे? कैलस। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कैलस। इसको अब हम लोग कैलस कहेंगे, है ना। इस पत्ते ने रेस्पिरेशन करा, सेल डिवीजन करा। फाइन, सेल डिवीजन करा जिसके चलते अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन गया, जिसको हम लोग कहेंगे कैलस। फाइन, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। ओके, सेल डिवीजन हुआ, कैलस बन गया। नाउ व्हाट वी डू, अब हम इसमें क्या डालेंगे? ऑक्सीजन डालेंगे। फाइन, देन साइटोकाइनिन डालेंगे, AININ। फाइन, दिस ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन डालने का अर्थ है कि वी आर इंड्यूसिंग ऑर्गन हियर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ORGANOGENESIS, ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। फाइन, ऑर्गेनोजेनेसिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ रूट एंड शूट इन द कैलस। फाइन, इस कैलस के अंदर क्या जर्मिनेट करना शुरू कर जाएगा, क्या सेट होना शुरू हो जाएगा? रूट आना शुरू हो जाएगा और ऊपर की तरफ शूट आना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। रूट और शूट आना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट, है ना, फिर से मीडिया चेंज करेंगे, देन अल्टीमेटली इट विल लुक लाइक दिस, है ना। इस तरीके से देखना शुरू हो जाएगा। है ना। अब इसको हम लोग कहेंगे प्लांटलेट। फाइन, इस प्लांटलेट को अब हम क्या करेंगे? हार्डनिंग करेंगे। हार्डनिंग कहने का मतलब हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में ट्रांसफर करना, है ना। तो धीरे धीरे करवाना। तो ये धीरे धीरे हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन को एक्सपोज करवाने वाले प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं, या फिर ए क्लाइमेटाइजेशन, है ना। दूसरे क्लाइमेट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इसको कहेंगे CLIMAT, क्लाइमेटाइजेशन, CLIMAT, है ना। दूसरे क्लाइमेट में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। फाइन, तो हार्डनिंग या फिर एक्लामेटाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इस पौधे को लेबोरेटरी से निकाल के
लैब के बाहर रखेंगे कुछ दिन, ठीक है। फिर लैब के बाहर से ग्रीन हाउस में रखेंगे, ग्रीन हाउस के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। फाइन, ट्रांसफर टू एग्रीकल्चर प्लान। डायरेक्टली नहीं करेंगे, है ना। इस प्लांटलेट को डायरेक्टली हम एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांसफर करेंगे तो ये मर जाएगा। जैसे होता है ना न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज को डायरेक्टली हम घर से बाहर एक्सपोज नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं हम लोग। उसी के तरह इसको भी धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड में ले जाना होता है। सो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो यहाँ से, मैं इसको भेज रहा हूँ। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बाद से स्टार्ट करूंगा मैं। मैं भेज रहा हूँ इसको, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। जल्दी से देखो इसको। अरे तरीके, इतना दूर भगा दिया इसको। 2 ही लोग देखे अभी तक। अभी मैं सवाल करूंगा इससे, जल्दी से देखो। सर हार्डनिंग के टाइम पे क्या होता है? हार्डनिंग के टाइम पे वो अपने अंदर स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन करता है ना, एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन करने लगता है। और वही एब्सिसिक एसिड इसको इनेबल करता है कि हार्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर जाए। सर ये सेल डिवीजन के बाद कैलस फॉर्म करता है क्या? हाँ हाँ हाँ, सेल डिवीजन के बाद ही कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देंगे, कैलस का डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज कैलस। सो कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, है ना। कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। राइट डाउन समवेयर, इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। Write down the definition for callus.
सर हाँ बोलो। सर पेरेंट प्लांट के किस पार्ट से टिश्यू को लेना होता है? वेजिटेटिव पार्ट से, सॉरी मेरिस्टेमेटिक पार्ट से, है ना। किसी भी यू कैन, मेरिस्टेमेटिक पार्ट से लेंगे तो सारा ग्रो कर जाएगा, रूट शूट सब हाँ कुछ। हाँ, ज्यादातर हम लोग मेरिस्टेमेटिक पार्ट को ही लेते हैं, और यंग पार्ट से भी ले सकते हैं, जो परमानेंट टिश्यू है उनको भी ले सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू सेनेसेंट स्टेज में जा रहे हैं ना, उनको नहीं ले सकते हम लोग, है ना, उनको नहीं ले सकते हम लोग। नेक्स्ट प्लांट, next plant can be meristematic tissue, living tissue, not older tissue, है ना। सेनेसेंट टिश्यू का हमें नहीं लेना होता है। फाइन। एम्ब्रियो ले सकते हैं, एंथर ले सकते हैं, शूट, अपिकल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वायरस डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए। इज यूज टू प्रोड्यूस वायरल डिजीज free plant, but not viral disease resistance, है ना। वायरल डिजीज फ्री प्लांट क्रिएट करते हैं, ना कि वायरल डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट क्रिएट करते हैं। इफ यू टेक द मेरिस्टेमेटिक शूट एपिकल मेरिस्टेम एस एक्स प्लांट, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सर वायरल डिजीज फ्री और वायरल डिजीज रेसिस्टेंस में डिफरेंस क्या हुआ? वायरल डिजीज रेजिस्टेंट कहने का मतलब कि वायरस यदि अटैक करेगा भविष्य में, है ना, तो हो सकता है वो पौधा ग्रसित हो जाए, बीमारी लग जाए उसके अंदर, है ना, बीमारी लग जाए। ये होता है वायरल डिजीज प्लांट। वायरल डिजीज रेजिस्टेंट, सॉरी, हाँ, यदि बीमारी नहीं लगा भविष्य में, यदि बीमारी उसको नहीं लग रहा है, पौधे को वायरस आ रहा है, अटैक कर रहा है पौधे को, और वो पौधा उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो मजे से ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, फल बना रहा है ना, वायरस को हिसाब ही नहीं कर रहा है, तब हम कहेंगे कि ये पौधा वायरल रेजिस्टेंट है ना, वायरस से लड़ने की क्षमता इसके पास आ चुकी है। ये होता है वायरल रेजिस्टेंट प्लांट। डिजीज फ्री कहने का मतलब ऐसा पौधा बनाना, है ना, जिसमें कोई वायरल डिजीज प्रेजेंट नहीं है, अभी वायरल डिजीज प्रेजेंट नहीं है, भले ही भविष्य में वो वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। समझे? समझे? यस सर। ओके, है ना। तो यहाँ पे यही समझिए कि हम स्टार्टिंग मटेरियल एकदम फ्रेश ले रहे हैं, प्योर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके प्रोजेनी भी प्योर होंगे, हेल्दी ही होंगे, बस यही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे, वो भविष्य में बीमारी से ग्रसित हो भी सकते हैं। गो अहेड, गो अहेड।
सर स्क्रीन शेयरिंग बंद है। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हो पूछ लीजिए, कि मैं अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अगला टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Let me know once you are done with that. Done, sir. Okay, done. Done. Then I will start. Another topic, that is sexual reproduction. ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी पेज से स्टार्ट करें या फिर फ्रेश पेज ले लें? It will be better if I'll take fresh page. ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, यहाँ से बहुत बार, है ना। चलिए इसको मैं शेयर कर दूंगा बाद में। एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, वायरल डिजीज फ्री प्लांट को रेस करने के लिए हम किस प्रकार का टिश्यू इस्तेमाल करेंगे। 12(1)(3)B। Sexual reproduction, fine. So sexual reproduction एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एनर्जी ज्यादा खर्च होता है इसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम एनर्जी प्रेजेंट रहता है। फाइन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन स्टेज को अचीव करना होता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज कहेंगे। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होने के बाद 2 बार 3 बार रिप्रोडक्शन करेंगे, 4 बार रिप्रोडक्शन करेंगे, 5 बार करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ स्पान में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे फिर मर जाएंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन चीज ये है कि इसमें स्पेशल सेल का स्ट्रक्चर बनना होता है, जिसको गैमेट कहते हैं। गैमेट बनेगा, 2 गैमेट आपस में फ्यूज होने ही होने हैं। दिस इज प्रिंसिपल, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रिंसिपल है कि गैमेट बनने होते हैं और गैमेट का फ्यूजन होना होता है। फाइन। और उस गैमेट से बने हुए सेल को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट एक वाइटल लिंक होता है अगले जनरेशन और पिछले जनरेशन के बीच का, है ना। एक वाइटल लिंक होता है नए जनरेशन का, ये भी बोल सकते हैं। ओके। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है।
आगे चल के उसमें माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसका या डिप्लॉन्टिक है ना, इस तरीके से। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे हम लोग अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, so it is very complex and time taking process, है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, है ना। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन 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 नॉर्मली नहीं, मजबूरी में। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता क्या है, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, और यही बदलाव उस ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए मदद करता है। फाइन, हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई वेरिएशन नहीं आता है। द प्रोजेनी इज वेरी मच सिमिलर टू इट्स पेरेंट, यही बताया था ना, है ना। यस सर। इसको क्लोन बता रहे थे हम, है ना। ना जेनेटिक्स में चेंजेस होना है, ना मॉर्फोलॉजी में चेंज होना है। ओके सर, आपके पास चार्जर है? नहीं, चार्जर आप लोग का वाला चार्जर नहीं है, मेरे चार्जर है ना, ये दूसरा वाला है। हाँ, है ना। तो वेरिएशन होगा ही नहीं उसमें, वेरिएशन नहीं होगा तो भैया यदि उसके पेरेंट मर रहे हैं तो प्रोजेनी मर जाएगा। लेकिन यदि वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब इन्वायरमेंट ने उसको कंपेल करा वेरिएशन करने के लिए। क्यों करेगा वेरिएशन? सरवाइव करने के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए, सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए वेरिएशन करेगा वो, है ना। तो इसीलिए जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिक्र होगी ना, तो ध्यान देंगे ये होना है अनफेवरेबल कंडीशन। लॉजिक यही है कि अनफेवरेबल कंडीशन को मिटाने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए शरीर के अंदर बदलाव जरूरी है, और वो बदलाव आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान, है ना, दो अलग अलग गैमेट्स आपस में मिक्स होते हैं। फाइन, या फिर ये बोल सकते हो कि मियोसिस के चलते सेल्स के अंदर कुछ अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जैसे हमने देखा था मियोसिस में, है ना, क्लास 11 में हमने देखा था। फाइन, तो यही लॉजिक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। लोअर ऑर्गेनिज्म टू follows the sexual reproduction before the onset of unfavorable condition। फाइन, यहाँ पे नोट कर लेंगे जरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन brings variation, and this variation enables the organism
to survive in harsh climate condition. फाइन, तो ये बोल सकते हो कि ये प्रिंसिपल भी हो सकता है भैया, या फिर ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. फाइन, शैल आई मूव फॉरवर्ड, शैल आई मूव, या फिर कुछ डाउट है आप लोग का? यस सर. stages in the lifespan of sexually reproducing organism. Can you tell me कौन से stages हो सकते हैं? The very first stage is the growth stage, है ना, जिसको हम लोग juvenile stage भी कहेंगे. juvenile stage. फाइन, इसको हम लोग वेजिटेटिव स्टेज भी कहेंगे. वेजिटेटिव स्टेज शब्द रिजर्व हो रखा है प्लांट के लिए और जुवेनाइल स्टेज एनिमल्स के लिए. सेकेंड स्टेज इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज. रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाएंगे मरेंगे. सेनेसेंस स्टेज. फाइन, सो चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं. व्हाट इज जुवेनाइल स्टेज? आदित्य है कि नहीं आज? उसका आवाज सुनाई नहीं दिया एक बार भी. सर था, चला गया. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज. फाइन, इस स्टेज में दो प्रोसेस होने हैं. वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज जुवेनाइल स्टेज, सॉरी रिप्रोडक्टिव स्टेज. जुवेनाइल स्टेज में हम ग्रो करते हैं, है ना. जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने हैं उनकी मैच्योरेशन होनी होती है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, मैच्योर होता है ना. जुवेनाइल स्टेज के एंड तक वो मैच्योर हो जाता है. फाइन, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में उन्हीं ऑर्गन का इस्तेमाल होना होता है ना. दिस इज द स्टेज where plant start producing flower, fruit, seed, है ना. ये सब बनाना शुरू कर देते हैं. ओके, आफ्टर रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद फिर से ध्यान से सुनेंगे, फिर से रेस्टिंग स्टेज आ सकता है या फिर सेनेसेंट स्टेज आ सकता है. आफ्टर रिप्रोडक्टिव स्टेज some plant may follow senescent stage and some may follow resting stage. समझ पाए कि नहीं, है ना. कुछ पौधे क्या होंगे, मर जाएंगे, सेनेसेंट आएगा, फिर उनकी डेथ होनी होती है. फाइन, एब्सिस कर जाएगा, मर जाएगा. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन के बाद रेस्टिंग में चले जाते हैं.
फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर से रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, फिर से रेस्टिंग, फिर से रिप्रोडक्शन, फिर से रेस्टिंग, फिर से रिप्रोडक्शन। जैसे कि आम का पौधा है, आम का पौधा क्या फॉलो करता है? जर्मिनेट करेगा बीज से, जुवेनाइल स्टेज को इनकाउंटर करेगा, रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, फाइन, फिर मर जाता है क्या? मरता है क्या? नहीं सर। नहीं ना, नहीं नहीं मरता है, वो रेस्टिंग में चला जाता है, जिसको हम लोग इंटरफ्लावरिंग स्टेज कहेंगे। जैसे ही फिर से गर्मी आएगा, रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा, है ना। तो इस तरीके का अब 100 बार, 90 बार वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब कि सीड बनाएगा, है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीड से जर्मिनेट करेंगे, जुवेनाइल स्टेज को इनकाउंटर करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज आएंगे, सीड बनाएंगे, मर जाएंगे। जैसे धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, मटर का पौधा है ना, ऑनियन का पौधा है, गार्लिक का पौधा है। ये क्या करते हैं, अपने एक लाइफ स्पान में एक ही बार रिप्रोडक्शन करके मर जाते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ producing how many times in its lifespan, plant can be categorized into two types: monocarpic plant and polycarpic plant. monocarpic plant and polycarpic plant किसके बेसिस पे? कितना बार रिप्रोडक्शन कर रहा है अपने लाइफ स्पान में। फाइन, ऑन दैट बेसिस प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। समझ में आया? यस। फाइन। on the basis of number of times of reproduction performed by plants, है ना, it can be categorized into two types: monocarpic and simul parity, fine, polycarpic and heteroparity. ठीक है, सिमिलर पैरिटी शब्द रिजर्व हो रखा है जोलॉजी के लिए, है ना। ये जोलॉजी के लिए रिजर्व हो रखा है और ये बॉटनी के लिए। पॉलीकार्पिक एंड मोनोकार्पिक, फाइन। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट का डिफरेंस। ह्यूमन बीइंग किस में आएंगे जी? सिमिलर पैरिटी में आएंगे या फिर हेटेरोपैरिटी में आएंगे? या हेटेरोपैरिटी। सो देखते हैं मोनोकार्पिक में क्या होगा। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज, and after reproductive phase arises is the senescent. Fine, senescent phase. Okay, fine. इसमें देख लेते हैं पॉलीकार्पिक में क्या होगा। जुवेनाइल आएगा, आना ही आना है, that is for sure, followed by reproductive phase,
followed by देखेंगे followed by resting phase, followed by reproductive phase, then followed by resting phase. फाइन, फिर से क्या होगा, रिप्रोडक्शन, फिर से रेस्टिंग, फिर से रिप्रोडक्शन, फिर से रेस्टिंग, है ना, अल्टीमेटली सेनेसेंट। मरना तो है ही है, सेनेसेंट तो आएगा ही आएगा, है ना, लेकिन कितना बार रेस्टिंग और सेनेसेंट आने के बाद। समझ में आया? रेस्टिंग स्टेज या फिर इंटर फ्लावरिंग स्टेज भी कहेंगे इसको, इंटर फ्लावरिंग स्टेज भी कहेंगे। फाइन, है ना। तो एग्जांपल लिख लेते हैं सबका। एग्जाम्पल, कौन से पौधे होंगे जो मोनोकार्पिक में आएंगे? ऑल एनुअल प्लांट, है ना, सारे एनुअल प्लांट, जैसे कि पेड़ी हो जाएगा, धान, वीट, ग्राम, है ना, ये सब हो जाएंगे। बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट जैसे कि ऑनियन, गार्लिक, है ना, रेडिश, रेडिश भी है। फाइन, फ्यू पेरिनियल प्लांट्स, कुछ पेरिनियल प्लांट्स भी है। अच्छा, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल का मतलब समझते हैं? Do you know the meaning of annual, biennial and perennial? Yes, sir. फाइन फाइन, perennial कहने का मतलब ऐसा पौधा जो अपना लाइफ कंप्लीट करने के लिए बहुत साल लगा देता है, मोर देन 2 years लगा दे रहा है ना। 10 बार जाड़ा इनकाउंटर करेगा, 10 बार गर्मी इनकाउंटर करेगा, है ना, मोर देन 2 times इट विल इनकाउंटर ठंडी एंड गर्मी, उसको हम लोग पेरिनियल प्लांट कहेंगे। जैसे कि आम अमरूद हो गया, है ना, जामुन हो गया, गुलाब का फूल हो गया, है ना, गुलाब का पौधा हो गया, बैम्बू हो गया, है ना, ये सब पेरिनियल प्लांट्स है जो 2 साल से ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। पेरिनियल प्लांट, PERENI, पेरिनियल प्लांट। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक बैम्बू, है ना। अरे यार, बैम्बू भी अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है क्या? यस, इट रिप्रोड्यूसेस ओनली वंस इन a year, फाइन, नॉट इन a year, इन इट्स लाइफ स्पान, है ना। मेंशन कर रहा हूँ बैम्बू के बारे में, कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। It survive for 50 से 100 साल तक, फाइन, but will reproduce only once. बस एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। Here I'm writing down the example of some bamboo species. कुछ बैम्बू स्पीशीज का नाम बता रहा हूँ यहाँ पे। बैम्बूसा तुल्डा एंड बैम्बूसा मेलोकाना बम्बूसा। कुछ कॉमन स्पीशीज हो गए बैम्बू के, है ना। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल 2,
नीला कुरंजी, स्ट्रोबिलंथस कुर्थियाना एक पौधा है ना। ये उगता है क्या बोलेंगे, कितना 18 साल 12 साल 2006 से 2018 कितना हो जाएगा, 12 साल ना। यस, हर 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करेगा और मर जाएगा। फाइन, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ स्पैन इन 12 years। स्ट्रोबिलंथस ठीक है, इसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ। या नीला कुरंजी, ये तुम्हारा उगता है साउदर्न पार्ट ऑफ द भारत, है ना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना, इन जगहों पे उगता है। हर 12 साल में एक ही बार फ्लावरिंग आता है इसमें, फ्लावरिंग होगा, फ्रूट सेट होगा, सीड सेट होगा, मर जाएगा। फाइन, इसको बोएंगे, फिर से ये 12 साल बाद फ्लावर होगा, है ना। तो हर 12 साल बाद इन घाटियों में, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु, है ना, इन घाटियों में भीड़ लगता है, भीड़ उमड़ता है पर्यटनों का, है ना, इसको देखने के लिए। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, NEEL है ना। ठीक है, ये इसका लोकल नेम हो जाएगा, नीला कुरंजी। सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा अपने लाइफ स्पैन में। फाइन, कहाँ पर पाया जाता है, प्रेजेंट इन only once in its lifespan in 12 years। Fine, present in the hills of Tamil Nadu, Karnataka, केरल, केरला, है ना। केरला में जो स्पेशल पहाड़ है उसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी हिल्स। सुने होंगे ना नीलगिरी हिल्स, यस सर। क्यों कहते हैं नीलगिरी? नील, नील समझते हैं क्या होता है? इंडिगो। नील, नील आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, देखो कि नहीं ऐड? यस सर। किस चीज का ऐड है ये? नील का ऐड है ना। ये सफेद कपड़ों में डाला जाता है थोड़ा सा ब्लूइश कलर लाने के लिए। फाइन, तो नील का कलर ब्लू होता है, तो ये पहाड़ का भी कलर ब्लू हो जाता है, इसीलिए पहाड़ का नाम पड़ा है नीलगिरी, है ना। गिरी मतलब पर्वत होता है ना जी। गिरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिरी इन संस्कृत? है ना। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आवर ग्रंथ, ठीक ना, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय है। सुमेरु पर्वत कुछ सुने हो क्या? सुमेरु, यस सर, सुना है सुमेरु नाम। सुने हो ना सुमेरु पर्वत, है ना। ये हमारे ग्रंथों में जिक्र है सुमेरु पर्वत का। खैर हटाइए। ओके, हाँ, तो ये लास्ट टाइम कब कब ब्लूम करा था? लास्ट टाइम इट ब्लूम्ड होगा जी, ब्लूम्ड होगा या ब्लूम होगा? इट हैड ब्लूम होगा या फिर इट हैज ब्लूम्ड होगा, क्या होगा? सर हैड लास्ट टाइम हैड ब्लूम्ड,
या फिर हैड ब्लूम हो जाएगा, ईडी नहीं लगेगा ब्लूम में। नहीं लास्ट सर टाइम लगेगा। ओके, हाँ ईडी लगेगा। लास्ट टाइम इट ब्लूम इन 2006 and 2018 and will bloom in, जल्दी से बताओ, 2030। and 2030 में। सही है क्या? 12 साल इसमें ऐड करो तो, है ना, 2030 में जाके ये ब्लूम करेगा। फाइन, लेट मी पुट सम अदर एग्जांपल्स फ्रॉम एनिमल किंगडम, है ना। एग्जांपल 3, मे फ्लाई, है ना, 1 डे में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, एक ही बार रिप्रोड्यूस करना है। बटरफ्लाई, सम बटरफ्लाई, फाइन। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भाई साहब भी, है ना, बहुत साल तक जीवित रहते हैं लेकिन अपने लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे। अच्छे हैं ये, एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पेरिनियल प्लांट, मोस्ट पेरिनियल प्लांट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आम, अमरूद, सेब, अंगूर, है ना, ये सब। एनिमल्स में एग्जाम्पल दे सकते हो, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ह्यूमन, एप, काऊ, डॉग, एक्सेट्रा। ये खत्म होता है यहीं पे। नाउ डील करते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसके बाद तीसरा स्टेज आएगा, दैट इज सेनेसेंस, SENESCENC। सेनेसेंस स्टेज में क्या होगा? Here the cells becomes older, पुराना होते जाता है, cell toxicity increases, and ultimately the organism die. ऑर्गेनिज्म मर जाता है। फाइन, ये हो गया सेनेसेंस स्टेज। चलिए खत्म करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी पे। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ओके ठीक है, हमने माना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनना कंपलसरी है ना, और गैमेट्स का फ्यूजन होना कंपलसरी है, ठीक। अब इस पॉइंट पे देखेंगे गैमेट बनाएगा कौन, क्या एक बॉडी बनाएगा या 2 बॉडी बनाएगा, है ना, वही देखेंगे हम लोग। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the formation of haploid gamete is must. Gamete is mandatory and its fusion too, है ना। गैमेट का प्रोडक्शन होना और गैमेट का फ्यूजन मैंडेटरी है, होना ही होना है ना, इसलिए तो इसको सेक्सुअल प्रोडक्शन कहा जाता है। फाइन, बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है इसीलिए इसको। फाइन, द गैमेट आर ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार का होगा। वन इज मेल गैमेट, क्या क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, एंथ्रोजोइड कहेंगे,
स्पर्म या फिर एंथेरोजोइड कहेंगे। दूसरा हो जाएगा फीमेल गैमेट, है ना, इसको हम लोग कहेंगे ओवा या फिर एग। फाइन, ओवा या फिर एग कहेंगे। सो ये एग का प्रोडक्शन और स्पर्म का प्रोडक्शन दो अलग अलग बॉडी पे हो सकता है, सेम बॉडी पे हो सकता है। फाइन, दिस गैमेट प्रोडक्शन can take place over single body or on two different bodies. Fine, two different bodies पे हो सकता है। तो देख लेते हैं, on the basis of pattern of gamete production, organism can be monoecious, dioecious, bisexual, unisexual. Fine, ये सब हो सकते हैं, यही मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। Okay, so on above basis, organism can be क्या क्या हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, एंड बाइसेक्सुअल। फाइन, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। चलिए सबका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा। फाइन, यूनि का मतलब, वन, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूनि, वन, है ना। सेक्सुअल, जेंडर, है ना, यही समझेंगे। ओके, यही समझेंगे। सो इसका मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल, है ना, ऐसा इंडिविजुअल या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, है ना। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल बॉडी अलग होगा, फीमेल बॉडी अलग होगा। जैसे कि हम लोग, वी आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। है ना, इसको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल, ऑल्सो नोन एज मोनोशियस, वेट, dioecious, condition, to depict the complete sex, है ना। dioecious मतलब दो बॉडी, डाई मतलब दो, ओशियस का मतलब होता है बॉडी, दो बॉडी होना, है ना। एक बॉडी हो जाएगा मेल का और दूसरा बॉडी हो जाएगा फीमेल का। फाइन, चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल रिसाइट कर देता हूँ। एग्जांपल, मेल पपाया
plant and female papaya plant. Fine. जैसे कि ये रहा, ओके ये रहा प्रेजेंट है, मान के चलो एंथर। ये एक पपाया प्लांट हो गया, ये दूसरा पपाया प्लांट हो गया। इस पपाया प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है ओवरी, पिस्टिल प्रेजेंट है ना। यहाँ पर प्रेजेंट है स्टेमन, ओके है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग बॉडी है, दो अलग अलग बॉडी है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डाइओशियस। और हम देख रहे हैं कि ये और ये यूनी है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है एक बॉडी पे। समझ पा रहे हो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एंड डाइओशियस कंडीशन मींस? डोंट Yes, गेट sir. कंफ्यूज, समझ पाए है ना। ओके तो यदि मैं बोलूंगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर तब क्या समझोगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर यदि मैं बोलूंगा तो क्या समझोगे? या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर वेरी होगा। गुड, फ्लावर विथ ओनली वन जेंडर, है ना, इधर मेल इधर और फीमेल, यही ना, यही होना है ना। Yes, sir. Fine. Can you recite some example of such flowers? Example: male maize flower. देखे हो कि नहीं? मेल मेज फ्लावर, मेज का पौधा देखे हो, ऊपर की तरफ जो लगा हुआ Yes, रहता है sir. उसको मेल फ्लावर Yes, sir. कहते हैं। लेट मी शो यू। इसमें प्लांट आ गया ये नहीं आना चाहिए था। ये देखिए ऊपर की ओर जो दिख रहा है ना, के धान का तरह जो दिख रहा है वो मेल फ्लावर है, और नीचे जो दिख रहा है ना बाल का तरह हेयर सर लाइक मेज में इतना रस्सी क्यों होता है? रस्सी नहीं है, वो फीमेल का स्टिग्मा है ये रस्सी नहीं है, दैट इज स्टिग्मा ऑफ द फीमेल, है ना। तो मेल मेज क्या है? एक प्रकार का कॉम्पोजिट फ्रूट है ना, ढेर सारे बीज लगे हुए रहते हैं। स्टिग्मा ऐसा क्यों रहता है इसमें? बाहर निकला हुआ रहता है ना, बाहर निकल के एक गुच्छा बनाने का कोशिश करता है, जाल बनाने का कोशिश करता है, ताकि उसमें पोलन ग्रंथ ट्रैप हो जाए, है ना, और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाए। क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर मेल फ्लावर, क्यूकुम्बर फीमेल फ्लावर, है ना, ये सब हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल। डेट पाम का, डेट का कहाँ गया? डेट मेल फ्लावर, डेट फीमेल फ्लावर, है ना। चलिए यहाँ बगल में देखते हैं, बगल में क्या है? बाइसेक्सुअल, भाई साहब यहाँ पर है। बाइसेक्सुअल में क्या होगा? दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ female on presence of male and female structure on
same plant. Such plant is called monoecious, है ना। जैसे कि एक प्लांट ये हो गया, है ना, एक के पास कैनोशियम हो गया और एंड्रोशियम भी इधर ही बगल में रहेगा। फाइन, तो ये हो जाएगा आपका फीमेल पार्ट, ये हो जाएगा मेल पार्ट। ओके, है ना। ये पिस्टिल है और ये स्टेमेन है। फाइन, इसका एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, चाइना रोज, मैंगो, है ना, ये सब बाइसेक्सुअल प्लांट है। फाइन, हो गया, मोनोशियस डायोशियस हो गया। और कुछ बता दें इसमें? नहीं। और कुछ बता दें? डिटेल मोनोशियस और डायोशियस बता देते हैं यहाँ पे। डिटेल मोनोशियस एंड डायोशियस, दिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म होना है और एनिमल भी कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए अगले क्लास में। फाइन, मैं यहीं तक रहने देता हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन टाइम। If you don't have any question, then you can sign off. सर मोनोशियस और डायोशियस में ज्यादा डेवलप्ड कौन सा है? हाँ, जिसका कैरेक्टर रिड्यूस हुआ है वो ज्यादा डेवलप है ना। रिडक्शन इन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एज डेवलपमेंट। तो बताओ, दो का रहना ज्यादा डेवलप है या फिर सिर्फ एक ही का रहना ज्यादा डेवलप्ड है? एक का ही रहना डेवलपमेंट कहलाएगा, है ना। मोनोशियस ही ज्यादा डेवलप्ड कहलाएगा। जैसे कि डाइकॉट से और मोनोकॉट से कौन ज्यादा डेवलप्ड है ना। एज पर द इवोल्यूशन मोनोकॉट्स आर मोर डेवलप्ड, क्योंकि इसमें रिडक्शन है कैरेक्टर का। डाइकॉटलिडन से मोनोकॉटलिडन हो रखा है ना। ओके, पहले का जो मेमोरी चिप था वो कितना बड़ा था और आज के डेट में मेमोरी कार्ड्स कितने छोटे छोटे हैं। तो साइज का रिडक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? टेलीविजन का साइज आज से 40 साल पहले कितना बड़ा था, आज के डेट में देखो कितना पतला सा है। फाइन, तो इस तरीके से रिलेट करके भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ग्राफ्टिंग में हस्क का यूज क्यों करते हैं? क्या बोल रहे हो? सर हस्क, मड और काउडंग यूज करते हैं ना ग्राफ्टिंग में, हाँ हाँ, इसमें हस्क का क्या इम्पोर्टेंस है? हस्क का इम्पोर्टेंस होता है कि वो एयर को ट्रैप करके रखता है, पानी को ट्रैप करके रखता है ना। जड़ को एक नॉर्मल कंडीशन या फिर सॉफ्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें वो ग्रो कर सके, है ना। यदि मिट्टी में ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, कुछ ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर दिखाना पड़ेगा,
है ना, और हस्क में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। ओके, और कुछ? सर वायरल डिजीज वाला पीडीएफ भेज दीजिए। कौन सा बायो? वायरल डिजीज वाला। क्या वाइट? नहीं समझ पा रहे हैं, लिख के भेजेंगे, जरा मैसेज में भेजेंगे। अभी पीडीएफ कुछ भेजना था क्या मुझे? यस सर, इससे पहले आप बोले थे वो शूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू अच्छा अच्छा, वाला। हाँ 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 हाँ, लिख ये वाला है ना एरियल में। ठीक, Yes, sir. सेंड इट। तीन ग्रुप है यार आप लोग का, कि एक ही ग्रुप करवा रहे हैं विशाल सर को बोल के। Okay guys, I'm signing off. We'll meet in next class. Fine. Yes sir, thank you sir. Okay.